कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको एक और संघट्ट से संबंधित वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें आप यह देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा, जो आपकी हेडिंग पड़ी हुई है कि द्विविमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट। कैसे तल में? द्विविमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट आपको इसमें ये पढ़ाया जाएगा। और आपने इसके पहले जो वीडियो देखा था उसमें आपने ये पढ़ा था कि एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट। प्रत्यास्थी का तो तात्पर्य आपको पहले से ही पता है, यानी जब संघट्ट के दौरान संवेग भी नियत रहे और गतिज ऊर्जा भी नियत रहे, यानी ये दोनों आपकी नियत रहे, तो आप समझिए कि फिर वो संघट्ट कैसा है? प्रत्यास्थी। और यदि संघट्ट के दौरान केवल संवेग संरक्षित रहे, गतिज ऊर्जा आपकी नियत न रहे, तो फिर ये समझिए कि वो संघट्ट प्रत्यास्थी नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से तो ऊर्जा नियत रहनी चाहिए, तो हम आपको बता दें कुल ऊर्जा नियत रहती है, लेकिन गतिज ऊर्जा अप्रत्यास्थी संघट्ट में नियत नहीं रहती है। कुल ऊर्जा की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ स्पेशल गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। तो अब हम वापस अपने टॉपिक में आते हैं, यानी द्विविमीय तल में आज हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थी संघट्ट, यानी कैसे होता है। तो अब हम इसमें इस प्रकार से मान लें कि माना कोई दो पिंड है M1 और M2, ये प्रत्यास्थ पिंड है, क्योंकि हम बताने ही जा रहे हैं प्रत्यास्थी संघट्ट। तो अगर ये प्रत्यास्थ पिंड हैं तो इनके टक्कर के पश्चात फिर इनकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित यानी नियत रहनी चाहिए, और संवेग तो नियत रहेगा ही रहेगा। परंतु अब ये एक विमीय तल नहीं है, अब आप लोग देख रहे हो ये द्विविमीय तल है, यानी XY तल। आप दोनों अच्छे देख रहे हैं। तो अब होता क्या है कि हमने मान ही लिया है कि माना कोई दो पिंड है M1 और M2, जिसमें M2 तो विराम अवस्था में है, स्थिर है, लेकिन ये M1 नाम का जो पिंड है वह U1 वेग से या तो x अक्ष की दिशा के अनुदिश भी आप कह सकते हैं, या x अक्ष के समांतर भी आप कह सकते हैं। इन दोनों स्थितियों में यह पिंड गति कर सकता है। तो इनमें से कोई भी एक आप ले लें। ऐसा भी कह सकते हो कि माना M1 द्रव्यमान का पिंड x अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, वो भी x अक्ष की धन दिशा की ओर गति कर रहा है, और उसके सामने क्या है? एक दूसरा M2 द्रव्यमान का पिंड स्थिर अवस्था में है। कैसी अवस्था में? तो स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब है इसका प्रारंभिक वेग क्या है? इसका प्रारंभिक वेग 0 है। लेकिन जब ये इसमें टक्कर मारता है तो टक्कर के बाद फिर क्या होता है? टक्कर के बाद ये जो आपका पिंड M1 द्रव्यमान का था वो V1 वेग से गति करने लगता है, और जो M2 द्रव्यमान का पिंड था वह V2 वेग से गति करने लगता है। M1 द्रव्यमान वाला पिंड x अक्ष की दिशा से θ1 कोण बनाता है, और M2 द्रव्यमान का पिंड x अक्ष की धन दिशा से θ2 कोण बनाता है। इस प्रकार से यह XY तल में, कौन से तल में? ये दोनों पिंड XY तल में x अक्ष से क्रमशः θ1 व θ2 कोण बनाते हुए गति करने लगते हैं। तो हमें इस प्रकार से बताना है कि माना कोई दो प्रत्यास्थ पिंड M1 और M2 है, M1 का वेग U1 है और यह x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, सामने इसके कोई स्थिर अवस्था में दूसरा पिंड है, ये जाता है और इसमें संघट्ट करता है यानी टकराता है। तो टकराने के बाद
ये जो दूसरा पिंड है यह V1, यानी ये जो दूसरा पिंड है वो V2 वेग से, और जो पहला पिंड है टक्कर के बाद V1 वेग से x अक्ष से क्रमशः जैसे कोण बने हैं इन कोणों के साथ वो गति करने लगते हैं और इनके वेग V1 तथा V2 हो जाते हैं। तब हम अब लगाते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यानी हमें पता ही है कि प्रत्यास्थी संघट्ट है, दोनों चीजें इसमें नियत रहेंगी, संवेग भी और गतिज ऊर्जा भी। मगर बात यह है कि संवेग संरक्षण इसमें दो स्थितियों में काम करेगा। अब दो स्थितियां कह दो सर कौन कौन सी हैं? एक बार हम लेंगे x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे और एक बार हम y अक्ष के अनुदिश अपने संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। तो पहले हम लेते हैं x अक्ष के अनुदिश। कौन से अक्ष के अनुदिश? x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। कौन से अक्ष के अनुदिश? x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो अब आप जानते हो m1 u1 प्लस m2 u2। अगर हम केवल परिमाण में विचार करें, किस पर विचार करें? हम इनके चिन्हों पर विचार ना करें, केवल परिमाण में विचार करें तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। क्योंकि ये घटक इनके साथ कोण बना रहे हैं तो फिर इनके वेगों के जो घटक होंगे उसका होगा v1 cos θ1 और इसका होगा v2 cos θ2। लेकिन आप जानते हो u2 0 है तो इसलिए m1 u1 बराबर सिर्फ m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2 ऐसा लिख करके हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। ये कौन सी अक्ष के अनुदिश आपका संवेग संरक्षण लगा है? x अक्ष के अनुदिश। अब हम इसके बाद y अक्ष के अनुदिश लेते हैं। कौन सी अक्ष के अनुदिश? यहाँ फिर लिख देना y अक्ष के अनुदिश। कौन से अक्ष के अनुदिश? y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। कौन सी अक्ष? y अक्ष के अनुदिश। अब जब आप इसमें चर्चा करेंगे तो आप देख रहे हो प्रारंभ में तो हमारा u2 तो खैर स्थिर था, यानी m2 तो स्थिर ही था प्रारंभ में, लेकिन जो आपका पहला पिंड है वो भी x अक्ष के समांतर या x अक्ष के अनुदिश ही था, यानी y अक्ष में तो इसकी कोई गति ही नहीं थी, ना ऊपर थी ना नीचे थी। इसलिए प्रारंभिक संवेग तो क्या होगा? शून्य ही होगा, यानी u1 भी नहीं होगा और ना u2 होगा, यानी 0 बराबर। अब कहोगे सर इसके बाद टक्कर के बाद तो m1 v1। अब अगर ये आप देखेंगे तो अगर इसके सापेक्ष आप देखेंगे तो इस x अक्ष के अनुदिश v1 cos θ1 था और इसके सापेक्ष देखोगे तो v1 sin θ1 होगा। लेकिन अब आप जब इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये तो जो अक्ष होगी वो कौन सी है? y डैश अक्ष है। तो अगर हम v2 की बात करें तो माइनस m2 v2 sin θ2, m2 v2 sin θ2 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं m1 v1 sin θ1 बराबर m2 v2 sin θ2। इक्वेशन नंबर 2। पहला जो आपने समीकरण देखा बच्चों वो किसके अनुदिश था? x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा। फिर हमने y अक्ष के अनुदिश लगाया। कहोगे ये 0 क्यों है बच्चों? ध्यान देना, y अक्ष में ना तो पहला पिंड कहीं गति करता है ऊपर नीचे और ना दूसरा, और जब संघट्ट के बाद यदि हम देखते हैं तो हम भले ही उसको घटक के पदों में जब रखेंगे तो हमें इस प्रकार से अपना एक समीकरण प्राप्त होगा। परंतु हम क्या जानते हैं? हम तो ये जानते हैं कि संघट्ट कैसा है? प्रत्यास्थी है। संघट्ट कैसा है?
प्रत्यास्थी, अगर प्रत्यास्थी है तो इसकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। तो ऐसे लिख देना, चूंकि संघट्ट कैसा है, प्रत्यास्थी है। चूंकि संघट्ट प्रत्यास्थी है, इसलिए संघट्ट से पहले की गतिज ऊर्जा, संघट्ट से पहले की गतिज ऊर्जा बराबर संघट्ट के बाद की गतिज ऊर्जा। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि संघट्ट से पहले अगर देखेंगे तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, भले ही अभी u2 जीरो हो जाएगा क्योंकि वो तो विराम में था पहले, बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, हाफ हाफ हटा देते हैं तो m1 u1 स्क्वायर और ये जीरो हो जाएगा, बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। अब कहोगे सर इन समीकरणों का क्या मतलब है, यानी 1 नंबर समीकरण निकाला, 2 नंबर निकाला, 3 नंबर निकाला। देखिए हमारा इस द्विविमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट का उद्देश्य क्या है, हमें अज्ञात चरों का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ज्ञात क्या है, ज्ञात वैल्यू है आपकी m1, m2, u1, u2, ये ज्ञात है। u2 जीरो है, u1 दिया जाएगा और m1 m2 भी हमें पता होगा। और अज्ञात क्या है, अज्ञात है तुम्हारे v1, v2, θ1, θ2। अब ये 4 देखिए अज्ञात चर हैं, इनको अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमें 4 समीकरण चाहिए, लेकिन हमारे पास समीकरण कितने, 3, 1, 2, 3। तो अब इन 4 में से, इन अज्ञात चरों में से, इन अज्ञात चरों में से कोई एक चर ज्ञात हो, कोई एक चर ज्ञात हो तो शेष अन्य सभी चरों के मान, शेष अन्य सभी चरों के मान उपर्युक्त समीकरणों से, उपर्युक्त समीकरणों से ज्ञात कर लेते हैं, उपर्युक्त समीकरणों से ज्ञात कर लेते हैं। अब कौन से उपर्युक्त समीकरण हैं, वही 1, 2 और 3। लेकिन ये सारी बातें ध्यान रखिएगा केवल किसके लिए हैं, प्रत्यास्थी संघट्ट के लिए, यानी ये सारी बातें प्रत्यास्थी संघट्ट के लिए हैं। हाँ, अगर कहीं वो अप्रत्यास्थी संघट्ट हो द्विविमीय तल में तो क्या होगा, फिर केवल ये आपका पहला समीकरण लिया जाएगा और ये दूसरा, यानी केवल संवेग संरक्षण से रिलेटेड ही समीकरण लिए जाएंगे। फिर हम इस समीकरण नंबर 3 का उपयोग नहीं करेंगे। किसके लिए नहीं करेंगे, अप्रत्यास्थी संघट्ट के लिए। कौन से संघट्ट के लिए, अप्रत्यास्थी संघट्ट के लिए। लेकिन प्रत्यास्थी संघट्ट में हम तीनों समीकरणों का उपयोग करेंगे और हम अपने इन अज्ञात चरों का मान ज्ञात कर लेंगे। इन 4, ये तो 4 ऊपर वाले पता ही हैं, इन 4 में से भी कोई एक पता चल जाता है तो हम इन सभी का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही अपना अंतिम उद्देश्य होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि द्विविमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट इस प्रकार से होता है। एक बात और ध्यान रखना, हम लोग चाहे जितनी बातें बार बार प्रत्यास्थी और अप्रत्यास्थी की करें, लेकिन वास्तव में ना तो कोई संघट्ट पूर्णतया प्रत्यास्थ है व्यवहारिक जीवन में, और ना ही कोई संघट्ट पूर्णतया अप्रत्यास्थ है। बस हम लोग सिर्फ एक मानक मान तक उसके जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह भी ध्यान रखना कि यह पूर्णतया ना तो कोई संघट्ट प्रत्यास्थ है और ना ही कोई संघट्ट अप्रत्यास्थ है। बस ये है कि हम उसके निकटतम मानों तक जा करके अपनी गणनाओं को पूरा करते हैं। तो अभी तक हमने इसके पहले जो पढ़ा वो एक विमीय तल में था प्रत्यास्थी संघट्ट,
आज जो हमने पढ़ा वो है द्विविमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, बस इसी के साथ वो अंतिम टॉपिक होगा। पूर्णतया अप्रत्यास्थी संघट्ट उसमें बताया जाएगा। उसकी विशेषता क्या होती है, उसमें संघट्ट के बाद पिंड आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। आप देखेंगे जब आपको लिखा हुआ मिलेगा आपकी कॉपी में, हम आपको भेजेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें क्या होगा, जब संघट्ट पूर्णतया अप्रत्यास्थी होता है तो उसमें पिंड संघट्ट के बाद आपस में चिपक जाते हैं। तब संवेग संरक्षण का जब सिद्धांत लगता है तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। क्यों v क्यों आया, v1 v2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संघट्ट के बाद जब दोनों चिपक गए तो संयुक्त वेग से आगे बढ़ते हैं, वही संयुक्त वेग v मान लेते हैं। तो उस समय ये आपको मिलेगा समीकरण। गतिज ऊर्जा उस समय आपकी संरक्षित रहेगी नहीं, तो संघट्ट से पहले वाली क्या होगी, k इक्वल टू हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, और संघट्ट के बाद वाली क्या होगी, हाफ, अब दोनों पिंड जब जुड़ गए तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। इस प्रकार से हम यदि उसको भी ध्यान देंगे, किसको, पूर्णतया अप्रत्यास्थी संघट्ट को, तो उसका भी कार्य आपका संपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से आज से ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और आप इसके आगे अगले दिन से नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक इसको आप लोग विधिवत तैयार करें। धन्यवाद।